हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को समझने की। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप चैनल पर हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। The first statement is BOP is a statement of all economic transactions between a country and rest of the world. Second, BOP records inflow and outflow of foreign exchange to or from the economy. Third, BOP accounts is a summary of international transactions of a country for a given period, that is a financial year. Fourth, BOP of a country is a systematic record of all transactions in goods and services only between the residents of a country and the residents of foreign countries during a given period of time. Now यहाँ पर चार ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ए कहता है ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, यानी कि सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। बी कहता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सी कहता है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, जबकि डी कहता है सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से आप स्टेटमेंट्स को पढ़कर बताएंगे आपके बेसिस पर, आपके अनुसार इनमें से कौन सा आंसर ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही है। आप जल्दी करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं सही आंसर क्या है और क्यों है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया, हम पढ़ते हैं। बीओपी इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है। बीओपी एक स्टेटमेंट है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, एक देश और बाकी देशों के बीच में। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और इन्होंने पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए कौन सा है। नाउ सेकंड को हम पढ़ते हैं। बीओपी रिकॉर्ड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम द इकोनॉमी। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो जो फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है और आ रहा है उसी का रिकॉर्ड यहां पर मेंटेन किया जाता है। तो सेकंड वाला भी बिल्कुल ठीक है। नाउ हम थर्ड पर बात करते हैं। बीओपी अकाउंट्स इज अ समरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड, दैट इज फाइनेंशियल ईयर। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती है उसकी समरी बीओपी अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। तो थर्ड भी बिल्कुल सही है। फोर्थ देखते हैं। बीओपी ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस इन गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। नाउ दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने कहा है बीओपी में केवल गुड्स एंड सर्विसेज का ही ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, कि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें तो बीओपी के दो अकाउंट होते हैं, यानी कि दो पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज आती है, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी आता है, जबकि कैपिटल अकाउंट में लोन्स, बोरोविंग, इन्वेस्टमेंट ये सब आता है। तो ये बिल्कुल गलत है, यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इफ वी गो तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ठीक है। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन बी इज परफेक्ट। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट बीओपी, यानी कि इनमें से कौन सा एक करंट अकाउंट बीओपी का कंपोनेंट नहीं है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। जल्दी करेंगे स्टूडेंट्स, आपका आंसर क्या है, जल्दी बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि करंट अकाउंट बीओपी में क्या क्या आता है। करंट अकाउंट बीओपी में आती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। तो ये तीनों, यानी कि ए, बी और सी, ये तीनों करंट अकाउंट का पार्ट है। लेकिन उन्होंने कहा कौन सा एक पार्ट नहीं है। तो कौन सा एक पार्ट नहीं है बेटा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पार्ट नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर हम बात करें करंट अकाउंट का जो है, करंट अकाउंट बीओपी का पार्ट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following statements is not true? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। Current account BOP records all such transactions which neither affect assets nor affect liabilities. Capital account BOP records all such transactions which either affect assets or affect liabilities. Current account BOP records export and import of visible items, invisibles and borrowings. Banking, insurance, tourism and shipping are the examples of non-factor services. तो जल्दी देखेंगे चारों में से कौन सा आंसर आपके अनुसार ठीक है। इन्होंने कहा कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट बीओपी उन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जिनसे हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं ए इज करेक्ट,
कैपिटल अकाउंट बीओपी रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस व्हिच आइदर अफेक्ट एसेट्स और लायबिलिटीज, ये भी बिल्कुल सही है। बैंकिंग करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, इनविजिबल एंड बोरोविंग। तो करंट अकाउंट में बोरोविंग्स नहीं आती, ये आती है कैपिटल अकाउंट में। तो अगर हम बात करते हैं सी की, तो सी इज नॉट करेक्ट, तो सी रॉन्ग है। और उन्होंने पूछा कौन सा ट्रू नहीं है, तो सी इज नॉट ट्रू। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डी भी एक बार पढ़ लेते हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म एंड शिपिंग आर द एग्जांपल ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा सी। नाउ फोर्थ पर चलते हैं। यहां पर असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस हैं जो बहुत वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट्स, आपको बहुत ध्यान से इनको समझना होगा। पहला दिया गया असर्शन, चेंज इन स्टॉक ऑफ गोल्ड विल बी रिकॉर्डेड इनटू करंट अकाउंट बीओपी, यानी कि अगर गोल्ड के जो स्टॉक है उसमें चेंज होता है, उसको करंट अकाउंट बीओपी में हम रिकॉर्ड करेंगे। पहली बात ये समझ में आ गई। सेकंड उन्होंने रीजन कहा है, करंट अकाउंट बीओपी इज दैट अकाउंट ऑफ बीओपी व्हिच नाइदर अफेक्ट एसेट्स नॉर अफेक्ट लायबिलिटीज। तो अब हमें बताना है कि क्या असर्शन ठीक है, क्या रीजन ठीक है, क्या दोनों ठीक है, क्या रीजन असर्शन की एक्सप्लेनेशन है। तो आप जल्दी से पढ़ेंगे। चलिए मूव करते हैं, हम समझते हैं आंसर को। उन्होंने कहा चेंज स्टॉक ऑफ गोल्ड। देखो स्टॉक ऑफ गोल्ड जो है ना, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, करंट अकाउंट का पार्ट नहीं है। क्योंकि स्टॉक ऑफ गोल्ड की अगर हम बात करते हैं, अगर स्टॉक ऑफ गोल्ड हमारा कम हो रहा है मतलब हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं, और स्टॉक ऑफ गोल्ड बढ़ रहा है मतलब एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो हम डायरेक्टली बात करते हैं कि ये जो है ये करंट अकाउंट का पार्ट नहीं है, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो ए तो हमारा ठीक नहीं है, असर्शन हमारा ठीक नहीं है। अब रीजन पढ़ते हैं। करंट अकाउंट ऑफ बीओपी इज दैट अकाउंट ऑफ बीओपी व्हिच नाइदर अफेक्ट एसेट्स नॉर अफेक्ट लायबिलिटीज, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट वही अकाउंट होता है जिससे एसेट्स और लायबिलिटीज पर फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनसे ना ही तो हमारे एसेट्स कम और ज्यादा होते हैं और ना ही हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो ऐसे में हम अगर बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए गलत है और आर बिल्कुल ठीक है। तो पहला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पहले में कहा है कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो पहला तो बिल्कुल नहीं है इसका आंसर। बी, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं है, नहीं, क्योंकि हमारा असर्शन तो गलत है। सी कहता है असर्शन ट्रू है, ये भी नहीं है, तो डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि डी कह रहा है असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। सो फोर्थ का राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ आ जाता है। देखिए फिफ्थ में फिर से असर्शन और रीजन आ रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस बहुत 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 वैल्यू रखते हैं। पहले असर्शन पढ़ लेते हैं। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी फ्रॉम अब्रॉड एंड गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव सेटल्ड अब्रॉड विल बी रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। रीजन दिया गया, करंट अकाउंट बीओपी रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। अब आप जल्दी से इसको पढ़कर देखेंगे कि आपके अनुसार आंसर क्या है। क्या असर्शन ठीक है, क्या रीजन ठीक है, क्या ये दोनों ठीक है, क्या रीजन असर्शन की एक्सप्लेनेशन है नहीं है, ये दोनों गलत है। तो आइए पढ़ते हैं एक बार, पहले असर्शन को पढ़ लेते हैं। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी फ्रॉम अब्रॉड। देखो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर विजिबल आइटम्स का होता है तो मशीनरी क्या है बेटा, मशीनरी विजिबल आइटम है। गिफ्ट क्या है, यूनिलैटरल ट्रांसफर है। तो ये दोनों के दोनों करंट अकाउंट का पार्ट होते हैं। तो इन्होंने कहा है विल बी रिकॉर्डेड इनटू करंट अकाउंट, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये करंट अकाउंट का पार्ट है, इसलिए असर्शन बिल्कुल सही है। करंट अकाउंट बीओपी रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, वही आ गया। देखो मैंने आपसे कहा था मशीनरी, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर, तो रीजन भी बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम डायरेक्टली कहते हैं जो यहां पर लिखा हुआ है वो भी ठीक है, जो यहां पर लिखा है वो भी ठीक है। इन्होंने कहा है मशीनरी और गिफ्ट्स जो है करंट अकाउंट का पार्ट होगा, और यहां पर रीजन में इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है क्यों होगा, क्योंकि विजिबल आइटम्स और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स किसके पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट के होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा जाता है ए। दोनों ठीक है और रीजन बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तो फिफ्थ का आंसर आ जाएगा ए। सिक्स करते हैं। The difference between exports and imports of goods of a country during the period of 1 year is called, यानी कि अगर सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की बात करते हैं हम गुड्स की, तो उसका जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं या बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट बीओपी कहते हैं। तो आइए इसका सही आंसर आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है विजिबल आइटम्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस, और विजिबल आइटम्स को क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं।
तो अगर गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस है तो उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है, यानी कि 6 का बिल्कुल सही आंसर होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। नाउ 7th पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट व्हाइल बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ नैरो कंसेप्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Balance of trade is only a partial record. Balance of payment provides a true picture of the economy of a country with the rest of the world. जल्दी से देखेंगे आपका आंसर क्या है, ए, बी, सी और डी। ए कहता है कि केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, बी कहता है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, सी कहता है फर्स्ट और थर्ड सही है, और डी कहता है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आइए चलते हैं, समझते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नैरो कंसेप्ट है। तो ये बात बिल्कुल सही है। कैसे है, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की दो कैटेगरीज होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो दो कंपोनेंट्स यहाँ पर होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है विजिबल आइटम्स का, उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो अगर हम डायरेक्टली बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड तो करंट अकाउंट का एक पार्ट है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों आते हैं। तो इसमें दोनों की बात है, इसलिए वाइडर कंसेप्ट है, और इसमें सिर्फ विजिबल आइटम्स की ट्रेड की बात है तो नैरो कंसेप्ट है। तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो इन्होंने कहा बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड तो रिकॉर्ड होता है केवल विजिबल ट्रांजैक्शन का, यानी कि जो विजिबल आइटम्स की ट्रांजैक्शन हो रही है ना, केवल उनका रिकॉर्ड होता है। लेकिन उन्होंने कहा है सारे रिकॉर्ड का होता है, तो ये आंसर सही नहीं है, यानी कि ये गलत है। नाउ थर्ड पर आते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ओनली अ पार्शियल रिकॉर्ड। बिल्कुल ठीक है। पार्शियल रिकॉर्ड क्यों है, पार्शियल रिकॉर्ड मतलब बीओपी का पूरा रिकॉर्ड नहीं है, केवल विजिबल आइटम का रिकॉर्ड ही तो है, इसलिए पार्शियल रिकॉर्ड कहा गया है। अगर विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर, बोरोविंग, लोन, इन्वेस्टमेंट सबका रिकॉर्ड करें तो पूरा रिकॉर्ड होता है, वरना पार्शियल है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड तो केवल विजिबल आइटम्स का रिकॉर्ड है, इसलिए पार्शियल ही है, इसलिए बिल्कुल सही है। लास्ट आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रोवाइड्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा रहा है तो हमें पता चलता है कि बाकी देशों के साथ हमारा ट्रेड कैसे चल रहा है, सरप्लस में जा रहा है तो भी पता चलता है। तो ये बिल्कुल सही है, एक ट्रू पिक्चर प्रोवाइड करता है हमारी इकोनॉमी की विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो इसका हमारा फर्स्ट ठीक है, थर्ड और फोर्थ ठीक है, जो कि हमें बताता है बी। सो द बी इज राइट आंसर। तो 7th का हो जाएगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस व्हिच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव, यानी कि वो ट्रांजैक्शंस जिनका काम ही इकोनॉमिक मोटिव होता है, उनको हम क्या कहते हैं। ए ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, बी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, सी करंट ट्रांजैक्शंस, डी ऑल ऑफ दीज। जल्दी से बताएंगे। आप लोगों ने राइट आंसर लिख लिया होगा। आइए एक बार देख लेते हैं सही है या नहीं है। तो जो भी ट्रांजैक्शंस इकोनॉमिक मोटिव मतलब प्रॉफिट मोटिव के बेसिस पर की जाती है, उन सबको ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो 8 का आ जाएगा ए, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। इन्हीं को प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है और इनको मेंशन किया जाता है अबाउ द लाइन, इसलिए इनको अबाउ द लाइन ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है। और ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में पाई जाती है। ठीक है। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन को बेसिकली हम लोग कहते हैं ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होती, ये बीओपी को बैलेंस करने के लिए होती है। और अगर हम बात करते हैं इनको बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी, यानी कि इन दोनों में से कौन से इंडिपेंडेंट होते हैं जिनका बीओपी की स्टेट से कोई खास लेना देना नहीं होता। तो वो होते हैं ऑटोनोमस आइटम, क्योंकि ये प्रॉफिट मोटिव के लिए किए जाते हैं। बीओपी के डेफिसिट से या बीओपी के सरप्लस से इनका कोई वो नहीं होता, इसलिए इनको डायरेक्टली कहते हैं कि दीज आर द इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बीओपी। जबकि अकोमोडेटिंग आइटम क्या होते हैं, ये बीओपी के इम्बैलेंस को क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। ठीक है। नाउ थर्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको पढ़ेंगे। ऑटोनोमस आइटम्स टेक प्लेस ऑन, ऑटोनोमस आइटम्स किस अकाउंट में जो है आते हैं, करंट अकाउंट में आते हैं, कैपिटल अकाउंट में आते हैं। देखो मैंने अभी बताया था आपको, इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 8 में बताया था मैंने आप लोगों को कि जो ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं वो करंट अकाउंट में भी आते हैं और कैपिटल अकाउंट में भी आते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाता है सी, बोथ ए एंड बी, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों इसके आंसर आ जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन को देखकर पढ़कर आप लोगों के बेसिस पर आंसर लगाते रहिएगा, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो अगर पसंद आ रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम आगे भी वीडियोस बनाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑटोनोमस आइटम्स आर, ये जो लिखा हुआ है ऑटोनोमस आइटम्स आर ऑल्सो नॉन एज अबाउ द लाइन आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम्स को अबाउ द लाइन आइटम्स कहते हैं। ऑटोनोमस आइटम्स आर रिकॉर्डेड एज सेकेंडरी आइटम्स आफ्टर कैलकुलेटिंग डेफिसिट और सरप्लस इन बीओपी। तो हमें बताना है असर्शन रीजन के बारे में सही है नहीं है। आप जल्दी से इनको पढ़कर आपका आंसर देखते हैं, आपका आंसर क्या लगता है। तो आइए समझ लेते हैं। इन्होंने कहा ऑटोनोमस आइटम्स आर आल्सो नोन एज अबाउ द लाइन आइटम्स। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि सारे जो ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए किए जाते हैं और उनको अबाउ द लाइन मेंशन किया जाता है, इसलिए इनको अबाउ द लाइन ट्रांजैक्शन कहा जाता है। मैंने आपको ये भी बताया इनको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में मेंशन किया। रीजन में कहा है ऑटोनोमस आइटम्स आर रिकॉर्डेड एज सेकेंडरी आइटम्स आफ्टर कैलकुलेटिंग डेफिसिट और सरप्लस। बिल्कुल नहीं, डेफिसिट और सरप्लस को कैलकुलेट करने के बाद जिन आइटम्स को मेंशन किया जाता है वो अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं और उनका काम होता है बीओपी को बैलेंस करना। तो यहां पर रीजन बिल्कुल गलत है, रीजन सही नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, सो द राइट आंसर इज सी। सी इज करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल ठीक है, सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following is an example of accommodating item? इनमें से कौन सा एक accommodating item का जो है एग्जाम्पल है। ए है लोन रेज्ड बाय टाटा मोटर्स फ्रॉम अब्रॉड, लोन टेकन बाय टी कंपनी फ्रॉम इंग्लैंड, लोन टेकन बाय इंडिया फ्रॉम आईएमएफ टू कवर बीओपी डेफिसिट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टी टू अब्रॉड। जल्दी से देखेंगे आपका आंसर क्या है इनमें से। तो आइए हम लोग बात करते हैं सही आंसर क्या है। लोन रेज्ड बाय टाटा मोटर्स फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, क्योंकि हो सकता है लोन लिया है टाटा मोटर ने प्रॉफिट कमाने के लिए, तो ये नहीं होगा। लोन टेकन बाय टी कंपनी फ्रॉम इंग्लैंड, बिल्कुल हो सकता है टी कंपनी को अपने यहाँ काम बढ़ाना हो तो प्रॉफिट मोटिव के लिए लोन लिया गया, ये भी नहीं होगा। लोन टेकन बाय इंडिया फ्रॉम आईएमएफ टू कवर बीओपी डेफिसिट, देखो ये रहा बीओपी डेफिसिट। अगर बीओपी डेफिसिट में है, सरप्लस में है, यानी कि बीओपी इम्बैलेंस है, और जब भी बीओपी इम्बैलेंस को करेक्ट करना होता है तो ऐसे समय में जो आइटम्स आते हैं वो अकोमोडेटिंग आइटम आते हैं। तो बीओपी इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए जो ट्रांजैक्शन होती है वो अकोमोडेटिंग आइटम्स की होती है, इसलिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं दिस इज राइट। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। और अगर हम बात करते हैं डी की, तो डी भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ये भी प्रॉफिट मोटिव के लिए हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि सी इज द राइट आंसर और वाई। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। Which of the following will be recorded as debit item of BOP on current account? यानी कि इनमें से किसको डेबिट आइटम के थ्रू हम जो है कंसर्न करेंगे बीओपी में, करंट अकाउंट। देखो करंट अकाउंट भी है और डेबिट भी है, तो आप जल्दी से इनको पढ़ेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या होगा। पहले हम पढ़ लेते हैं परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी बाय टाटा मोटर्स, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन बाय आईएमएफ, परचेज ऑफ टॉयज फ्रॉम जापान, एक्विजिशन ऑफ अ फॉरेन कंपनी बाय अंबानी ग्रुप। तो आइए सही आंसर की बात करते हैं। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी बाय टाटा मोटर्स, नहीं ये नहीं है। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन बाय आईएमएफ, ये भी नहीं है। परचेज ऑफ टॉयज, अब देखो टॉयज खरीद रहे हैं तो हमारे पास से पैसा जाएगा, पैसा क्या होगा, डेबिट होगा, तो इन्होंने कहा डेबिट होना चाहिए, बिल्कुल है। टॉयज क्या है, विजिबल आइटम्स है, विजिबल आइटम्स किस में आते हैं, करंट अकाउंट में आते हैं, तो करंट अकाउंट भी है। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी इज राइट, परचेज ऑफ टॉयज फ्रॉम जापान विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। तो ये डेबिट होगा। डेबिट क्यों हुआ है मैं बता रहा हूं, अगर पैसा जाता है तो डेबिट, अगर पैसा आता है तो क्रेडिट। और क्योंकि विजिबल आइटम्स करंट अकाउंट में आते हैं तो ये जाएगा करंट अकाउंट डेबिट साइड में। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अ कंपनी लोकेटेड इन इंडिया रिसीव्स अ लोन फ्रॉम अ कंपनी लोकेटेड अब्रॉड, यानी कि इंडिया की एक कंपनी ने अब्रॉड की कंपनी से लोन लिया है। हाउ इज दिस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन इंडियाज बीओपी अकाउंट? तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए है क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, बी है डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, सी है क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट और डी है डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो जल्दी बताएंगे आपका आंसर क्या है। चलिए आंसर की ओर चलते हैं। तो इन्होंने कहा है इंडिया रिसीव्स अ लोन, इंडिया ने लोन लिया तो लोन जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए पहले में करंट है, ये नहीं होगा, दूसरे में करंट है, ये नहीं होगा, यानी कि पहला और दूसरा तो इसका आंसर होगा ही नहीं।
अब इन्होंने कहा है हम लोन ले रहे हैं तो पैसा आएगा जाएगा क्रेडिट साइड में, तो सही आंसर होगा सी। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है। 15 में यहां पर बात कही गई है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट बाय मैचिंग देम विद रेस्पेक्टिव कॉलम 2। तो कॉलम फर्स्ट को कॉलम 2 से मैच करना है। गिफ्ट्स एंड डोनेशंस, इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज फ्रॉम जापान, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट बाय एप्पल इन इंडिया। और यहां पर कॉलम 2 दिया गया है। आप जल्दी से पढ़कर देखेंगे कि आपके अनुसार सही आंसर क्या है। वीडियो को पॉज कर लेंगे और मैं आंसर बता रहा हूं। आइए आंसर के मूल होते हैं। देखो गिफ्ट्स एंड डोनेशंस, इनको यूनिलैटरल ट्रांसफर कहा जाता है, यानी कि ए का आंसर आ जाता है सी। दिस इज ए का क्या आ जाता है, ए का आंसर आ जाता है थर्ड। तो अगर हम देखते हैं तो बी में ए का आंसर थर्ड है, डी में ए का आंसर थर्ड है, यानी कि ए का आंसर इसमें फर्स्ट है, ये नहीं है। ए का आंसर इसमें फोर्थ है, ये नहीं है, यानी कि हमारा आंसर बी और डी में से कोई एक है। चलिए अभी भी कंफ्यूजन है बी और डी में से क्या है, तो हम यहां चलते हैं। इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज फ्रॉम जापान। अब देखो इंपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा जाएगा यानी कि डेबिट होगा, और मर्चेंडाइज मतलब विजिबल आइटम्स होते हैं तो करंट अकाउंट में जाएगा, तो डेबिट होगा करंट अकाउंट से, ठीक है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा फर्स्ट। क्या आ जाएगा, फर्स्ट। तो क्या है, बी का क्या है, फर्स्ट है। बी का क्या है, बी का है फर्स्ट। क्यों, क्योंकि इंपोर्ट हो रहा है तो डेबिट होगा, और मर्चेंडाइज विजिबल आइटम्स होते हैं तो जाएगा करंट अकाउंट में। तो बी का क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। तो इसमें भी बी का फर्स्ट है, इसमें भी बी का फर्स्ट है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ सही आंसर क्या है। चलिए सी पर आता है, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड क्या होते हैं, देखो ये जाते हैं करंट अकाउंट में क्योंकि इनको कहा जाता है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, और ये जाते हैं करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्योंकि पैसा आ रहा है। तो सी का अगर हम बात करते हैं तो सी का बन जाता है 4, क्योंकि क्रेडिट साइड में गए क्योंकि पैसा आ रहा है, और करंट अकाउंट में गए क्योंकि यूनिलैटरल ट्रांसफर है। तो यहां पर आता है सी का 4, तो इसमें सी का 4 है, इसमें सी का 2 है। तो सही आंसर क्या है हमारा, बी है। चलो इन्वेस्टमेंट बाय एप्पल इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट किस में जाएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसलिए जाएगा क्रेडिट, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो इंडिया में कर रहा है। एप्पल कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, इंडिया में, तो जो पैसा है वो इंडिया में आ रहा है तो जाएगा क्रेडिट साइड में, और इन्वेस्टमेंट जाएगा कैपिटल अकाउंट में, तो ये बन जाएगा सेकंड। तो बिल्कुल सही आंसर हमारा क्या बन जाता है, बी बन जाता है। आई होप स्टूडेंट्स वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही हो, वीडियो से सारा कंटेंट आपको क्लियर हो रहा हो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज अ डेफिसिट ऑफ 300 करोड़। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या बताता है, 300 करोड़ का डेफिसिट बताता है। इफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू इंपोर्ट की वैल्यू की हाफ है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से आप इसको देखेंगे बेटा, जल्दी से आप समझेंगे, बताएंगे क्या होता है। आई होप कि आपने आंसर निकाल लिया है। तो यहां पर इन्होंने पूछा है कि एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या होगी। इन्होंने पूछा है एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या होगी अगर वैल्यू जो है एक्सपोर्ट की वो इंपोर्ट्स के हाफ है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो यहां पर जो सही आंसर आता है वो आता है 300। कितना आता है, 300 आता है, क्योंकि डेफिसिट कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। हम यहां पर एक फॉर्मूला लगाते हैं, जो ट्रेड डेफिसिट का फॉर्मूला होता है, ट्रेड ऑफ बैलेंस का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और हम यहाँ एक्स कंसीडर करके वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। जब हम एक्स कंसीडर करेंगे तो हमारा आंसर जो है डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर आता है एक्सपोर्ट की वैल्यू आ जाती है 300 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनविजिबल आइटम ऑफ बीओपी। इनमें से कौन सा एक इनविजिबल आइटम नहीं है, किसका, बीओपी का। तो जल्दी से आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए हम चलते हैं। बैंकिंग इनविजिबल है, शिपिंग इनविजिबल है, इंश्योरेंस इनविजिबल है, और ये तीनों क्या है, ये तीनों नॉन फैक्टर है बेटा। तो क्या आता है बेटा, विजिबल में क्या आता है, विजिबल में आता है मर्चेंडाइज, जिसको हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। तो राइट आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ नेशन, द टू मेन कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस आर। देखो मैंने ऑलरेडी कहा था कि बीओपी के जो कैटेगरीज हैं वो दो ही हैं, करंट अकाउंट और
कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, इसके दो ही पार्ट होते हैं, एक तो होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, स्टॉक है या फ्लो है, जल्दी बताएंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक फ्लो है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इसलिए फ्लो है क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेजर करने के लिए पीरियड ऑफ टाइम का समय लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम का नहीं। अगर किसी चीज को मेजर करने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम का समय लगे तो स्टॉक, और पीरियड ऑफ टाइम का समय लगे तो फ्लो। तो क्योंकि बीओपी को मेजर करने के लिए पीरियड ऑफ टाइम का समय लगता है, जिसको फ्लो कहते हैं। अच्छा, बीओपी के दो पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट भी फ्लो है क्योंकि उसको भी मेजर करने में पीरियड ऑफ टाइम का समय लगता है। लेकिन कैपिटल अकाउंट स्टॉक है क्योंकि उसको मेजर करने में पॉइंट ऑफ टाइम का समय लगता है। तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि कैपिटल अकाउंट क्या है तो वो स्टॉक है, करंट अकाउंट क्या है वो फ्लो है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है वो भी फ्लो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। प्रॉफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड is recorded in current account. Autonomous transactions take place in capital account only. NRI deposits in India are recorded in current account BOP. Transfer to rest of the world are shown on the debit side of capital account. तो आप जल्दी से पढ़कर देखेंगे, सही जो है इन्होंने पूछा है ट्रू स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। चलिए, सबसे पहले इन्होंने कहा था प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड इज रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। बिल्कुल ठीक, ये करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, यानी कि ये तो बिल्कुल सही है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस इन कैपिटल अकाउंट, नहीं, मैंने कहा था ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन दोनों में होती है, करंट अकाउंट में भी होती है और कैपिटल अकाउंट में होती है। केवल अकोमोडेटिंग आइटम्स कैपिटल अकाउंट में होती है, लेकिन ऑटोनोमस तो दोनों में होती है। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, डिपॉजिट्स इन इंडिया रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट बीओपी। देखो, एनआरआई डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं तो एनआरआई डिपॉजिट्स को ये कह रहे हैं कि करंट अकाउंट बीओपी में रखते हैं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ट्रांसफर्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो ट्रांसफर्स करंट अकाउंट में जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाते, तो ये भी नहीं है। तो राइट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रही हो, आपको काफी सारे क्वेश्चन समझने में हेल्प मिली हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।